हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द मेंटर फैक्ट्री में। और मैं अविरल तिवारी आपके सामने लेकर आ गया हूँ फिर से इकोनॉमी की एक नई क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की थी डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो देखिए, डिमांड और सप्लाई दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन जिनका मिलके ही काम करते हैं, साथ में मार्केट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमने लास्ट क्लास में डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके बारे में आगे पढ़ रहे होंगे और देखेंगे कि आखिर सप्लाई क्या होती है और सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा सवाल आता है कि आखिर सप्लाई होती क्या है, सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो बेटा, सप्लाई का सिंपल सा मतलब है कि जब एक प्रोड्यूसर क्या होता है, एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर, डिफरेंट प्राइसेस पर, डिफरेंट क्वांटिटी में, डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटी में क्या करता है, सप्लाई करने की या प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम सप्लाई बोलते हैं। मतलब बहुत सिंपल सा है कि एक प्रोड्यूसर, अगर मान लेते हैं मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मैंने कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया। तो अब मैं उस प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में जब सप्लाई कर रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको आप सप्लाई बोल सकते हो। तो जिस प्रकार से डिमांड का अपना लॉ होता है, उसी प्रकार से सप्लाई का भी अपना लॉ होता है। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई है, दोनों के दोनों किसके थ्रू दिए जाते हैं। तो दोनों के दोनों दिए गए थे अल्फ्रेड मार्शल के थ्रू। अल्फ्रेड मार्शल वो पर्सन थे जिन्होंने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पॉपुलराइज कराया था, है ना। तो 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ सप्लाई भी दिया था। तो जिस प्रकार से आपका सप्लाई डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को सप्लाई करा रहा है, तो हमें ये भी जानने की जरूरत है आखिर वो क्वांटिटीज कैसे बिहेव करेंगी, वो क्वांटिटीज कैसे रिएक्ट कर रही होंगी, है ना। जाहिर सी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर हम बात करें लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, इसके बारे में, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है इफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि सेटेरस पेरिबस, ठीक है, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो सप्लाइड क्वांटिटी है वो इंक्रीज इन प्राइस के साथ साथ क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। मतलब आपने P1 प्राइस पर Q1 क्वांटिटी को सप्लाई किया है, तो P2 प्राइस पर Q2 सप्लाई को आप क्या करोगे, प्रोवाइड कराओगे। और खास बात क्या होगी कि जैसे जैसे आपके प्राइसेस इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज। अब आप अपने दिमाग में ये सोच रहे होगे कि यार ऐसा तो नहीं होता, जैसे सामान बाजार में महंगा होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो हम खरीदना बंद कर देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, खरीदना आप बंद करते हो। बट अभी हम यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे बायर की। अभी हम इस बात को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं कि वहां पर कोई बायर होगा। अभी हम एक प्रोड्यूसर हैं, एक सिंपल सप्लायर हैं, जो मार्केट में अपने फायदे की बात देख रहे हैं। ठीक है, हमने अभी जब डिमांड की बात की थी, तो डिमांड में भी सप्लाई की बात नहीं की थी कि सप्लाई है कि नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे थे डिमांड के पर्सपेक्टिव को। वहां हम क्या सोच रहे थे कि हाँ, प्राइस गिरेंगे क्वांटिटी बढ़ा देंगे, प्राइस गिरेंगे क्वांटिटी बढ़ा देंगे। सिमिलरली जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर आपकी जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे, आप सप्लाई को इंक्रीज करते चले जाओगे। लेकिन जैसे कि आपकी डिमांड भी कई चीजों पर डिटरमाइन हो रही थी, सिमिलरली जो आपकी सप्लाई होती है वो भी कई चीजों पर डिटरमाइन होती है, कई सारे पॉइंट्स पर डिटरमाइन होती है, कई फैक्टर्स पर वो डिपेंड करती है। अब सवाल ये उठता है वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो हम सारे फैक्टर्स को नोट करेंगे और एक एक करके उनको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, ताकि हम सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स को भी समझ सकें, है ना। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें, तो जो सप्लाई आपकी डिपेंडेंट होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट होती है। मतलब आप जो भी मटेरियल सप्लाई कर रहे हो, जो भी आप अमाउंट सप्लाई कर रहे होते हो, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है और आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ठीक है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है और आप जो है प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे, तो जाहिर सी बात है आप सप्लाई को कम कर दोगे। भाई ऐसे समझो, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एक पेन बनाते थे और एक पेन बिकता है 10 रुपए का। अब इस 10 रुपए का पेन को बेचने के लिए आपको 6 रुपए इसमें लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपका जो भी लागत आ रही है, आपकी जो प्रॉफिट आ रहा है, आपके जो इंटरेस्ट आ रहा है, जो लेबर कॉस्ट है, सब जोड़ लिया हमने। मान लेते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 रुपए आ रही है, ठीक है, या 8 रुपए आ रही है। एग्जाम्पल को आसान कर लेते हैं, 8 रुपए आ रही है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ, ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। अब 8 रुपए का हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही है और हमने 10 रुपए का इसको बेच दिया। ठीक, अब हमारा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, मान लेते हैं यहां पर हमारे प्राइसेस ना बढ़ते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं।
ठीक है, 10 रुपए से 10 रुपए में 8 रुपए की भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रही थी, अब क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9 रुपए की हो जाती है। अब जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9 रुपए की होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके लिए जो मार्केट में प्राइस है आपके प्रोडक्ट का वो महंगा हो जाएगा। अब जैसे ही वो प्राइस प्रोडक्ट का महंगा होगा, ठीक है, वहां पर जो है सप्लाई करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, साथ ही साथ उसकी जो मार्केट में बिक्री होगी, जो मार्केट में वो बेचा जा रहा होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं डिडक्शंस आ जाएंगी, कहीं ना कहीं कमी आ जाएंगी। तो इस वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए क्या होगा, आपके यहां पर सप्लाई को कम करना पड़ जाएगा, सप्लाई को कम करना पड़ जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि वो आपके लिए फिजिबल नहीं रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट को फिजिबल बनाना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई करना ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, सप्लाई जो है मार्केट के अकॉर्डिंग है, मार्केट के नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर अगर वो आपके लिए फिजिबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसके सप्लाई को डिक्रीज कर दोगे, कम कर दोगे, कम कर दोगे। ठीक है, डिक्रीज कर दोगे। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर हमारी जो सप्लाई है वो डिपेंडेंट हो रही होती है। उसके अलावा अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से अलग देखें, तो दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब इसे एग्जांपल के लिए ले लेते, एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो अभी आपको कैरमल पॉपकॉर्न वाला एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल भी मिल जाएगा और यहां से समझ में। आप सबको पता है कि कैरमल पॉपकॉर्न पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि पहले 5% जीएसटी लग रही थी, अब जीएसटी बढ़ाकर 18%। मतलब बाय एग्जांपल जाए तो अगर आपका 100 रुपए का पॉपकॉर्न था तो आपको 105 का मिल जाता मार्केट में, और अब जो 100 रुपए का पॉपकॉर्न है वो 118 रुपए का मिलेगा मार्केट में। ठीक है, तो वैसे तो हमको प्राइस इंक्रीज में फायदा दिखना चाहिए था, प्राइस इंक्रीज में फायदा दिखना चाहिए था, है ना, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा तो क्वांटिटी को बढ़ा दें। बट प्रैक्टिकलिटी में यहां पर क्या होगा, प्रैक्टिकलिटी में ये जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं इसमें प्रोड्यूसर को कोई फायदा नहीं हो रहा, इसमें प्रोड्यूसर को कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों, पहले वो भी 100 रुपए का बेच रहा था, अभी भी वो 100 रुपए का बेच रहा है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने प्राइसेस को इंक्रीज करा दिया है अपने प्रॉफिट्स के लिए, अपने टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज कर लिया है। तो इस वजह से क्या होगा, यहां पर प्राइसेस जो इंक्रीज दिख रहा है वो नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूसर है, बट क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है टैक्सेस को, इस वजह से। तो इस वजह से भी क्या होगा, अब आप मार्केट मार्केट में डीमोटिवेट हो जाओगे। क्यों, क्योंकि यार अब आपके पास मोटिवेशन किस बात का बचा, किस बात का बचा भाई, ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, अगर ये आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा होता, आपके मार्जिन को इंक्रीज कर रहा होता, तब तो ठीक था। लेकिन ये एक्चुअल में सिर्फ प्राइसेस को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आपको एज अ प्रोड्यूसर कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आप वहां डिमोटिवेट हो गए। दूसरी चीज, अगर हम बाहर के एस्पेक्ट से इसको कंसीडर करने की कोशिश करें, तो यहां पर प्राइसेस महंगे हो रहे हैं, है ना, हम क्या करेंगे, हम इस चीज को लेना बंद कर देंगे, हम ऑल्टरनेटिव तलाशने लग जाएंगे। तो मतलब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें तो भी दिक्कत वाली बात है, और प्रोड्यूसर को कुछ मिलने वाला है नहीं, तो वो डिमोटिवेट हो जाए। तो अल्टीमेटली अगर वो डिमोटिवेट हो गया, तो फिर यहां पर मार्केट में वो सप्लाई को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, सप्लाई को रिड्यूस कर देगा। ठीक, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस पर भी आपके यहां पर ये डिपेंड कर रहा होता है। थर्डली, ये डिपेंड करता है सब्सिडीज पर भी, जो आपकी सप्लाई होती है वो सब्सिडीज पर भी डिपेंड कर रही होती है। सब्सिडीज पर डिपेंड करने का मतलब क्या है कि देखिए, सिंपल सी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज को इंक्रीज करा दे, सब्सिडीज को इंक्रीज करा देगी, तो अपने आप क्या होगा, मार्केट में प्राइसेस को यहां पर जो है डिक्लाइन किया जा सकता है। भाई गवर्नमेंट अगर सब्सिडी किसी पे इंक्रीज करा देगी, तो अब प्रोड्यूसर को इस बात की हेडेक नहीं है कि वो मार्केट में प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा, उसको क्या टेंशन है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली उसके प्रॉफिट का जो मार्जिन है या जो उसको मिलने वाला है वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा ही रही है। तो अब उसके लिए जो कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा वो रहेगा कि कैसे हम सप्लाई को इंक्रीज कर पाए। भाई एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे मान लेते हैं कि एक जो प्रोड्यूसर है वो 10 रुपए का पेन बनाता है और उसको 12 रुपए का बेचता है। ठीक है, क्योंकि भाई उसमें 10 रुपए प्रॉफिट और 12 रुपए का उसमें 2 रुपए के टैक्सेस वगैरह। ठीक, अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह दे कि देखो ऐसा है कि तुम इस प्रोडक्ट को 8 रुपए का बेचो, इस प्रोडक्ट को सिर्फ 8 रुपए का बेचो, हम कैसे बेच दे, हमारी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 10 रुपए की आ रही है। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, 4 रुपए हम दे देंगे, तुम 12 का बेचने वाले थे, 4 रुपए हम दे देंगे तुमको, 4 रुपए तुमको हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 रुपए का बेचो। तो हमको क्या दिक्कत है, हमारा तो अपना प्रॉफिट मिल ही रहा है ना, हमारा जो भी इसमें प्रॉफिट था वो तो गवर्नमेंट ऑलरेडी दे ही रही है, तो हम इंक्रीज कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर जैसे ही ये पेन 8 रुपए का बिकना शुरू होगा, इसकी जो है सेल भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब हम चाहेंगे, क्योंकि हम यहां पर ऑलरेडी सब्सिडीज को पा रहे हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन को गेन कर पा रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम चाहेंगे कि ठीक है सप्लाई बढ़ा देते हैं, हमें सप्लाई बढ़ाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपली बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो जब भी सब्सिडीज बढ़ती हैं, हम सप्लाई को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी।
ठीक है, लेकिन ये हम सारे फैक्टर्स को आइसोलेट वे में ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सारे फैक्टर्स को हम आइसोलेट वे में ले रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि सब एक साथ काम करें। ठीक है, तो यहां पर जो आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, सब्सिडीज पर, इन सब पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला एग्जांपल लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जरूरी नहीं है कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन ही बढ़े, हो सकता है रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाए। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई तो हमें सामान बनाना ही महंगा हो जाएगा। जब सामान बनाना ही महंगा हो जाएगा तो हम अपने प्रॉफिट्स को, मार्जिन को बढ़ा नहीं पाएंगे, अपने प्रॉफिट्स को अर्न नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली इसको रिड्यूस कर दें। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो वेजेस को इंक्रीज करा दें, कहते भाई हम ज्यादा सैलरी लेंगे। तो भाई अगर आप ज्यादा सैलरी लोगे तो हमारा प्रोडक्ट महंगा हो रहा होगा। ठीक है, तो हम उस हिसाब से मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट इस वजह से महंगा नहीं हो रहा है कि प्रोड्यूसर को फायदा होगा। यहाँ प्रोडक्ट इस वजह से महंगा हो रहा है क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है ना। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, सब्सिडीज हो गई, इन पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई डिटरमाइन हो रहा होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों पे आपकी सप्लाई डिटरमाइन होती है, जैसे कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए। अब अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तो यहां पर क्या होगा, अब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्लाइन हो सकती है, हमारा जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो भी सडन इंक्रीज हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, सप्लाई को हम बढ़ा देंगे। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तो सप्लाई अपने आप मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मार्केट में इंक्रीज हो जाती है, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारी कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा, हम ऑटोमेटिकली मार्केट में क्या करेंगे, सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो ये सारे फैक्टर्स पर क्या होती है, हमारी सप्लाई डिटरमाइन होती है, डिपेंड कर रही होती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी तक बेटा मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, और हमने बताया आपको लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। लेकिन ये दोनों अभी तक क्या काम कर रहे थे, आइसोलेटेड वे में काम कर रहे हैं। यानी अगर हम देखें यहां पर लॉ ऑफ डिमांड को, तो आपकी ऐसे काम कर रही थी, और लॉ ऑफ सप्लाई को देखें तो ऐसे काम कर रही थी। लेकिन मार्केट में ना ही आइसोलेटेड रूप में डिमांड काम कर सकती है, ना ही अकेले होकर सप्लाई काम कर सकती है। यानी दोनों को मिलके एक दूसरे की नीड के हिसाब से काम करना। ठीक है, तो यही यहां पर काम आता है मार्केट। यानी कि अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट इज अ प्लेस। मार्केट क्या है, एक ऐसी जगह होती है, मार्केट एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर बोथ सप्लायर और डिमांड, दोनों सप्लायर और डिमांड क्या होते हैं, दोनों एक साथ आते हैं, एक दूसरे की नीड्स को, एक दूसरे की नीड्स को क्या कर रहे होते हैं, फुलफिल कर रहे होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यहां पर काम हो रहा होता है। एक ग्राफ बना लीजिए, एक मिनट दीजिए। सो मार्केट क्या होगी, तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बोथ डिमांड एंड सप्लाई, यानी बोथ बायर एंड सेलर कम टुगेदर एंड एक्सचेंज द मीडियम। ठीक है, एक्सचेंज द मीडियम, एंड बाय यूजिंग दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और बाय एक्सचेंजिंग दैट मीडियम दे जस्ट एक्सचेंज द प्रोडक्ट ऑल्सो। मतलब एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का यूज करते हुए वो प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर लेते हैं, प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ चेंज कर लेते हैं। मतलब अगर इस एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, मैं घर पे बैठा हूं, आज मुझे आलू लेना है, आई वांट टू परचेज पोटैटो। थोड़ा सा डिफिनीशन वो रिच हो गया। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा। तो पोटैटो लेना है, मान लेते हैं घर पे बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं अगर 2 रुपए पर केजी में पोटैटो देगा तो मैं 20 किलो ले लूंगा, वरना नहीं। और सप्लाई करने वाला है, एक पर्सन सप्लाई करने वाला, वो जो सप्लाई करने वाला है वो ये सोच रहा है कि अगर 20 रुपए पर केजी में बिकेगा तब मैं 20 किलो बेचूंगा, वरना नहीं बेचूंगा। अब ऐसी कंडीशन में जो सप्लाई करने वाला है वो इस प्राइस पर है, परचेज करने को तैयार है, और जो डिमांड करने वाला है वो इस प्राइस पर परचेज करने को तैयार है। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और यहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो। लेकिन ट्रांजेक्शन तो करना है, तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, जो बायर है उसको अपनी कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट करना होगा, अपनी परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, और वो क्या कहेगा, ठीक है भाई प्राइस हम बढ़ा दे रहे हैं लेकिन क्वांटिटी कम कर देंगे। सप्लायर भी कहेगा ठीक है, तो हम प्राइस कम कर दे रहे हैं तो हम क्वांटिटी भी कम। यानी इन दोनों के बीच में एक कंसेंसस पॉइंट आएगा, एक कंसेंसस पॉइंट आएगा जहां पर ये ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे। तो जो ये कंसेंसस पॉइंट होता है, जो ये कंसेंसस पॉइंट होता है, इसी को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, और इसी पॉइंट पर एक्चुअल में मार्केट ऑपरेट कर रही है। Market equilibrium point will be a point where both buyer and supplier come to a consensus point and exchange the goods
विद द हेल्प ऑफ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं अगर हम, तो मार्केट एक ऐसी जगह होती है, या मार्केट संतुलन बिंदु एक ऐसी जगह होती है जहां पर बोथ सप्लाई करने वाले और आपके जो डिमांड करने वाले, बोथ बायर एंड सप्लायर एक पास आते हैं और एक साथ मिलकर एक कंसेंसस बनाते हैं, एक आम सहमति बिंदु बनाते हैं, जहां पर भुगतान के माध्यम का प्रयोग करते हुए ये प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो दे कम टुगेदर टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, बाय यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहेगा यहां पर, ये मैंडेटरी है, लेकिन इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज की हेल्प से करेंगे क्या, ये गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे होंगे अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि भाई इन लोगों में अगर कंसेंसस नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन नहीं। ट्रांजेक्शन होने के लिए कंसेंसस होना जरूरी है, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट होना जरूरी है, और इसी मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी मार्केट ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो ये होता है आपका मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट। अब अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट दो तरीके की होती है। ठीक है, मार्केट दो तरीके की होती है, एक आपकी होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक होती है आपकी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन तो अपने आप में कंप्लीट है, तो इसमें तो कुछ होना नहीं है। इम्परफेक्ट तीन तरीके की, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, और तीसरा आपका क्या होता है, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली। एक मार्केट और होती है जिसको मोनोप्सोनी मार्केट बोलते हैं, बट उसके बारे में हम जब इसके मार्केट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, एक दो लाइन में वहां पर उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्लास क्लियर हुई होगी, मजा आया होगा। मैं छोटी छोटी क्लासेस ही लेके चलूंगा और रेगुलर आपकी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। मैं जानता हूं इधर काफी समय से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी। और रेगुलर अपलोड होती रहेंगी टाइम टू टाइम, और साथ ही हम आपको पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एटलीस्ट एक बार तो आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर मिल रहा होगा। क्लियर है? साथ ही साथ आपको कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिल्कुल बिना हिचक के। तो आज के लिए इतना ही, तब तक नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द मार्केट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। थैंक यू।